हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 10th और 11th, ठीक है, 10 और 11 अगस्त का करंट अफेयर। ठीक है, देखेंगे क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन दोनों दिनों में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले एक बार कल के करंट अफेयर का क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि देश में हथकरघा बुनकारों को सम्मानित करने के लिए किस तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, मतलब नेशनल हैंडलूम डे किस दिवस तारीख को जो है मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता था 7 अगस्त को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्वाइट इंडिया डे जो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 8 अगस्त को। ठीक है, इसको पहली बार कब मनाया गया था? इसको पहली बार बनाया गया था 8 अगस्त 1942 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि भारतीय रेलवे द्वारा वास्तविक समय में तकनीकी झटकों को निगरानी रखने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। तो वो था OHE इंस्पेक्शन ऐप। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश को सरकार ने 1.5 लाख तक के प्रोत्साहन के साथ एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है वो शुरू की है? तो वो क्या है? दिल्ली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का नया CAG बनने के लिए तैयार है? तो वो था GC मुर्मू उनका नाम है। ठीक है, ये इनका नाम है जो भारत के नए CAG जो है बन रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारतीय रेलवे ने किन दो राज्यों के बीच पहली किसान रेल विशेष सेवा जो है चलाएंगे? तो वो है महाराष्ट्र और बिहार के बीच भारत जो है पहला रेल चला रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में स्कूल में डिजिटल शिक्षा उपकरण पेश करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की थी? वो की थी गूगल के साथ। ठीक है, अगला था कि निम्नलिखित में से किसे PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD and CEO, ठीक है, के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया था हरदयाल प्रसाद जी को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे UPSC, ठीक है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उन्हें नियुक्त किया गया प्रदीप कुमार जोशी जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। तो आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज सेलिब्रेटेड? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। डिटेल देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाता है। ठीक है, दिवस को वेबिनार आयोजित करने के लिए मनाया जाता है जिसमें थीम जो है इसका इस साल का वो है बायोफ्यूल के साथ आत्मनिर्भर भारत की खोज। ठीक है दोस्तों, मतलब 2020 का बायोफ्यूल डे का जो थीम है वो है बायोफ्यूल के साथ आत्मनिर्भर भारत की खोज। ठीक है दोस्तों, विश्व जैव ईंधन दिवस को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन की महानता के बारे में सूचित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह दिन जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाइयों पर भी प्रकाश डालता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री जो है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व के स्वदेशी लोगों की अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल? ठीक है, ये कब मनाया जाता है? डिटेल्स देख लेते हैं। ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक है, क्या है इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाता है। यह दिन स्वदेशी लोगों की जागरूकता का ज्ञान बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, विश्व के स्वदेशी पीपुल्स 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय जो है कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का निवास है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने मालदीव को कितने रुपए या कितने डॉलर मूल्य की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ रुपीज हाउ मच डॉलर टू द मालदीव्स? तो ये किया है दोस्तों 18 मिलियन डॉलर, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। जैसा मैंने बताया दोस्तों 18 मिलियन डॉलर जो भारत ने किया है, और मालदीव की सरकार को भारत सरकार द्वारा 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट लाइन जो है वो दी गई है। मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी यानी कि MIPCO में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ क्रेडिट की रेखा का विस्तार जो है वो किया गया है। ठीक है, परियोजना मछली संग्रह के साथ साथ भंडारण सुविधाओं में
निवेश को बढ़ावा देगा। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की, तो मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली, मालदीव की राजधानी का नाम है पुरुष, और मालदीव की मुद्रा है मालदीवी रुपया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नया अभियान गंदगी भारत छोड़ो को लॉन्च किया है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्चेस न्यू कैंपेन जिसका नाम है गंदगी भारत छोड़ो। तो ये किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सप्ताह की स्वच्छता अभियान जो है गंदगी भारत छोड़ो की घोषणा की है। यह अभियान जो है 15 अगस्त तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, कब से चलेगा? ये 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। सामाजिक सुरक्षा और स्वच्छता के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र 9 अगस्त को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। ठीक है, अल्पावधि में छात्रों के लिए कोई यात्रा आयोजित नहीं की जाएगी। हालांकि राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के आभासी पर्यटन भी तब तक आयोजित किए जाएंगे जब तक कि भौतिक पर्यटन संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली कैंपिंग है क्या? ये कैंपिंग बेसिकली 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें वो स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इस कैंपिंग का नाम क्या है? इस कैंपिंग का नाम है गंदगी भारत छोड़ो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय व्यापारियों ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है। ठीक है, इंडियन ट्रेडर्स लॉन्च विच कैंपिंग टू बायकॉट चाइनीज गुड्स। ठीक है, तो ये किया है दोस्तों चाइना क्वाइट इंडिया। ठीक है, चाइना क्वाइट इंडिया जो अभियान शुरू किया है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो सभी भारतीय व्यापारियों के परिसंघ ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए चीन भारत छोड़ो अभियान जो है वो शुरू किया है, जबकि इसके सदस्यों ने देश भर में 600 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया है। ठीक है दोस्तों, यह देशव्यापी अभियान भारतीय समाज हमारा अभियान का एक नया आयाम है। चीन से आयात पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए और जो माल डंप किया जा रहा है या गैर जरूरी आयात किया जा रहा है उस पर उच्च सीमा शुल्क या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। ये मांग जो है इंडियन ट्रेडर्स ने इस अभियान के थ्रू रखा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो इंडियन ट्रेडर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। महासचिव है प्रवीण खंडवाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने का घोषणा की है। ठीक है, विच कंट्री डिक्लेयर टू कंस्ट्रक्ट अ वार मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर। ठीक है, तो ये डिक्लेयर किया है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने कहा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान में स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक स्थापित करने की जो घोषणा की है। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश की आजादी के दौरान जो भारतीय सैनिक पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे उनके याद के रूप में ये स्मारक बनाने का फैसला बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, यह निर्णय बांग्लादेश युद्ध मुक्ति मंत्री ठीक है मोजामिल हक ने किया है। देश ने त्रिपुरा की सीमा पर स्थित ठीक है ब्राह्मणबाड़िया जिले के आशुगंज में 3.5 एकड़ की जमीन जो है तय की है, जिसमें 1971 के लिबरेशन वॉर के महत्व का हवाला दिया गया है, जिसके दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ कुछ निर्णायक जो है लड़ाई लड़ी थी और उसमें जो शहीद हुए सैनिकों को याद करने के लिए उनको सम्मानित करने के लिए ये वॉर मेमोरियल बनाने का फैसला बांग्लादेश ने लिया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, राजधानी है बांग्लादेश की ढाका और मुद्रा है यहाँ की टका। ठीक है दोस्तों, टका मुद्रा है बांग्लादेश की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए जो है गठजोड़ किया है। ठीक है, फ्लिपकार्ट टाई अप विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर ODOP के फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, तो ये टाई अप हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। तो भारत ने घरेलू ई-कॉमर्स मार्केट स्पेशल फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। MOU फ्लिपकार्ट स्मार्ट पहल के दायरे में कारीगरों, बुनकारों और शिल्पकारों को ODOP योजना के तहत जो लाभ दिया जाएगा। यह ODOP योजना के तहत कारीगरों, बुनकारों और शिल्पकारों को उनके व्यापार को ऑनलाइन विस्तृत करने के लिए
स्वीकृति प्रदान करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि इन सारे को इससे लाभ प्राप्त होगा इस स्कीम के थ्रू, क्योंकि वो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के सामना, ठीक है, ऐसे लोग जो कि शिल्पकार है, जो मतलब कपड़ों का बिजनेस करते हैं, ठीक है, या फिर शिल्प का बिजनेस करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो भी चैलेंजेस फेस करना होता है बिजनेस में, उनको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह डील फ्लिपकार्ट के साथ साइन किया है, ठीक है। फ्लिपकार्ट स्मार्ट पहल कारीगरों, बुनकारों और शिल्पकारों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करेगी, जैसे कि प्रशिक्षण, फ्लिपकार्ट के पूर्ति केंद्रों में समर्पित स्थान, मंच पर कैटलॉग, मार्गदर्शन और दृश्यता के साथ निरंतर विक्रेता समर्थन, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट इस स्कीम में बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी अपने उस यूजर्स तक पहुंचाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके, ठीक है। अब चूंकि बात हुई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की अगर डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन, ठीक है, पाटिल। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 80, राज्यसभा की सीटें 31 और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 403। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षों की, तो ये है बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस, राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का अशोक, और राजकीय फूल है वो प्लास, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो इसे याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नंदी येलिया जो हाल ही में जिनका निधन हुआ है, किस पार्टी के नेता थे वो, ठीक है। नंदी येलिया हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द लीडर ऑफ व्हिच पार्टी, तो वो थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता थे। डिटेल्स देख लेते हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 8 बार के सांसद नंदी येलिया का कोविड-19 के लिए सकारात्मक पता चलने के बाद संचित बीमारी के कारण जो उनका निधन हो गया है। जब उनका निधन हुआ है वो 78 वर्ष के थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस कांग्रेसीय लीडर जो कि 8 बार सांसद रह चुके थे, उनका कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। तो इसका आंसर है नंदी येलिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख दलित नेता येलिया तेलंगाना प्रदेश कांग्रेसी समिति टीपीसीसी के उपाध्यक्ष थे। वह 2 बार राज्यसभा के लिए भी नामांकित हुए थे और कुछ समय के लिए विधानसभा परिषद के सदस्य भी रहे थे। तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है नंदी येलिया, ठीक है दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।